महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने का जुगाड़ करने में जुटे अफसरों के छूटे पसीने। हमीरपुर में फैले डायरिया पर सरकार सख्त। 1 किलो 100 ग्राम चिट्टा सहित 13 लाख की नकदी बरामद। हिमाचल को क्या देगा केंद्र, इस पर टिकी सुक्खू सरकार की नजरें। चोरू में सिलेंडर में लगी आग। आम बजट पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दी प्रतिक्रिया। केंद्रीय बजट को हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने बताया निराशाजनक। कांग्रेस सरकार की तीसरी गारंटी के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने का जुगाड़ करने में अफसरों के पसीने छूटने लगे हैं। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से लेकर सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के कार्यालयों में इस बार बैठकों का दौर चला। मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लेकर 4 फरवरी को फिर कैबिनेट उप समिति की बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। बीते सप्ताह हुई कैबिनेट की पहली बैठक में करीब 14 लाख महिलाओं को योजना के लिए पात्र माना गया है। प्रदेश में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने के लिए मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना बनाई गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पहले ही कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी। पहली कैबिनेट बैठक में उप समिति का गठन किया गया। उप समिति से 1 माह में रिपोर्ट मांगी गई है। बीते 27 जनवरी को मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता वाली उप समिति की पहली बैठक में 1500 रुपए मासिक देने के लिए 14,19,492 लाख महिलाएं पात्र मानी गई थी। इस राशि को देने पर सुक्खू सरकार पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। अब दूसरी बैठक में पहले विभागीय अधिकारी नियम एवं शर्तें तय करने और बजट का जुगाड़ करने को लेकर मंथन कर रही है। मंगलवार को मुख्य सचिव और सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ने खूब माथापच्ची की। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक एक साथ 14 लाख महिलाओं को मासिक 1500 रुपए देना आसान नहीं है। इस योजना को चरणों में लागू करने की सिफारिश करने का प्रस्ताव है। इसके तहत पहले 18 से 25 वर्ष की महिलाओं, बीपीएल परिवारों की महिलाओं को राशि दी जा सकती है। एक परिवार से एक ही महिला को समान राशि देने का विचार भी है। हालांकि फैसला वित्त महकमे के अधिकारियों के साथ 4 फरवरी को होने वाली बैठक में होगा। योजना का प्रस्ताव बनाकर राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी को भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल से योजना को अंतिम मंजूरी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में फैली डायरिया की बीमारी ने अफसरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सरकार भी सख्त रवैया अपनाई हुई है। 4 दिन में करीब 1300 मरीज बीमारी का शिकार हुए और बीमारी फैलने की वजह कुनाह खंड के पानी का प्रदूषित पानी है। वहीं खंड के पानी के प्रदूषित होने का कारण अवैध खनन बताया जा रहा है। अवैध खनन के चलते खंड के आसपास 8 से 9 फीट गहरे गड्ढे बने हैं। बारिश होने पर इसमें पानी भर जाता है, जो खंड के पानी से मिलकर उसे प्रदूषित कर देता है। इस पानी को पीने से लोग बीमार हुए। मामले में सरकार सख्त हुई तो जल शक्ति विभाग भी हरकत में आ गया। विभाग ने पहले स्टोन क्रशर मालिक को नोटिस जारी किया। वहीं अब अवैध खनन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है। नोटिस में अवैध खनन का जिक्र किया गया है। अब हालांकि चीफ इंजीनियर एसके शर्मा कह गए हैं कि कुनाह खंड में बनी 3 योजनाओं में वाटर फिल्टर लगेंगे, लेकिन शायद उन्होंने योजनाओं की खामियों का अवलोकन करने की जहमत नहीं उठाई होगी। जिले भर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में उठाऊ पेयजल योजना की हालत बेहद खराब है। फिल्ट्रेशन का प्रॉपर सिस्टम ज्यादातर योजनाओं पर नहीं है। अब क्योंकि 4, 5 और 6 जनवरी को मुख्यमंत्री सुक्खू अपने गृह विधानसभा क्षेत्र आ रही है, इसीलिए सारे अधिकारी जवाबदेही से बचने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, जनता उन्हें देख रही है। जिला कांगड़ा में नारकोटिक्स टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां टीम के नशे की खेप सहित 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय रोहित और 29 वर्षीय विशाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स टीम को गुप्त सूचना मिली कि 2 व्यक्ति अमृतसर से नशे की खेप लेकर हिमाचल आने वाले हैं। सूचना मिलते ही टीम ने दोनों युवकों का अमृतसर से पीछा करना शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने दोनों युवकों की गाड़ी को पठानकोट में रोक लिया। पुलिस को देखकर दोनों युवक घबरा गए। जब पुलिस को दोनों युवकों की गतिविधियों पर संदेह हुआ तो पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली।
तलाशी के दौरान गाड़ी में 1 किलो 100 ग्राम चिट्टा व 13,220,330 रुपए बरामद हुए। पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी जब्त करके मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि एसपी नूरपुर अशोक रतन ने की है। केंद्र सरकार हिमाचल को क्या देगी, सुक्खू सरकार की नजरें इस पर टिकी हुई है। रेलवे समेत हिमाचल प्रदेश में अन्य आधारभूत ढांचे के लिए केंद्र से बजट मिल सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जा रहे आम बजट से हिमाचल प्रदेश की कई उम्मीदें हैं। प्रदेश ने अपने बजट में भी केंद्र से वित्तीय पोषित योजनाओं का बड़ा हिस्सा शामिल होता है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य का बजट केंद्रीय बजट को अध्ययन करके ही मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले हफ्ते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तो उस वक्त भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए उदार वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार की आमदनी 98 तो खर्चा रुपया है। अपनी सीमित आमदनी के अलावा विशेष राज्य की श्रेणी में होने के नाते नई दिल्ली से मिलने वाले केंद्रीय मदद, राजस्व और राजकोषीय घाटा उठाकर ही हिमाचल प्रदेश का अपना बजट तैयार होता है। यानी हिमाचल को अपने बजट अनुमानों का तैयार करते हुए इसमें साल भर लिया जाने वाला कर्ज भी शामिल करना होता है। मसलन अपने घाटों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को इस बार भी जीडीपी का 6% बजट लेने का प्रावधान करना पड़ा है। स्वाभाविक रूप से इतना ही ऋण इस बार लेना भी होगा। अब बजट को मद्देनजर रखते ही हिमाचल प्रदेश ने योजना विभाग ने 1 और 2 फरवरी को रखी विधायक प्राथमिकताओं बैठकों में भी कुछ बदलाव किए हैं। अब चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति जिलों की यह बैठकें 1 फरवरी के बजाय 3 फरवरी को होगी। यह 1 फरवरी की सुबह दोपहर से पहले ही होनी प्रस्तावित थी, मगर अब आगे टाली गई है। 1 फरवरी को दूसरे सत्रों में अन्य जिलों की बैठकें भी होनी है। बाकी बचे जिलों की बैठकें 2 और 3 फरवरी को रखी गई है। हिमाचल शिमला जिला के रोहड़ू के मुख्य बाजार के समीप वार्ड में एक मकान में रसोई गैस के सिलेंडर में आग लग गई। मकान मालिक के जलते हुए सिलेंडर को पास की गली में फेंक दिया। गली में सिलेंडर के आग की लपटें उठती देख पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल कर मौके पर बुलाया। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मी सिलेंडर की आग को बुझाने में सफल हुए। इस बीच मुख्य बाजार की सड़क पर खड़ी फायर गाड़ी की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। सड़क के दोनों तरफ बने जरूरत से ज्यादा चौड़े फुटपाथ की वजह से सड़क की चौड़ाई बहुत कम रह गई है, जिसके चलते बाजार में न केवल अक्सर जाम लगता है, बल्कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस एवं नगर पंचायत के वार्ड ने 5 के पार्षद अशोक चौहान का कहना है कि फुटपाथ की चौड़ाई बहुत ज्यादा है और वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क की चौड़ाई बहुत कम है, जिसकी वजह से नगर वासियों सहित वाहन चालकों एवं व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारतीय संसद में आज मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 पेश किया। इसको लेकर अब तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों की ओर से विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस आम बजट की पूरी तरह से निराशाजनक बताया है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि बजट में कुछ भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया। सब सेक्टर में बूस्ट कर देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है उसमें मैं समझता हूँ स्पेसिफिकली कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे जिनकी पुरानी आदत है भाजपा की, बड़े बड़े वादे करते हैं, करोड़ों का बजट घोषणा करते हैं, इतना लग जाए, पर स्पेसिफिक तो कुछ नहीं दिया है। अगर आप हिमाचल की बात करेंगे, अब रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, 1 करोड़ 1.6 लाख करोड़ रुपीस बजट में रखे गए हैं, पर किस चीज़ के लिए रखे गए हैं ये डिफाइंड नहीं है। बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में लगाएंगे पर और उससे रोज़गार पैदा होगा। रोज़गार का मतलब होता है नौकरियां प्रदान करना, ना कि बजट डाल दिया तो नौकरियां अपने आप लग जाएंगी, मेहनत खुद करो और हम आपको रोज़गार दे रहे हैं। मैं समझता हूँ बड़ा निराशाजनक बजट है। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई है, रोपवेज़ के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। 64 नेशनल हाईवेज़ की बात करी थी, उसकी कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं करी है। जो पहले की घोषणाएं हम समझते हैं पहले वो पूरी करनी चाहिए। रेलवेज़ की बात करी गई है, रेलवे में बजट रखा गया है, पर आज तक हिमाचल प्रदेश में 1 इंच भी जो है, हमारी उम्र भी कोई करीबन 45-46 साल हो गई है, पर हमारे सामने भी जब छोटे थे तब से हर बजट में जो है रेलवेज़ की बात करते हैं, पर 1 इंच रेलवे लाइन जो है हम लोग नहीं बढ़ा पाए हैं। मनरेगा का फंड भी नहीं बढ़ा है इस बार बजट में, जो एक बहुत बड़ा रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देता है। देखिए, मनरेगा का जो मैं बोलना चाहूँगा, मनरेगा में इन्होंने 20 वर्क्स
पर पंचायत जो है इन्होंने डिफाइन कर दी है। अब 120 दिन देना एक्ट में है, नहीं तो उसको बेरोजगारी भत्ता लगाना हमारी जो है जिम्मेवारी है। पर मैं समझता हूँ कि उसके बारे में भी उसमें बजट बढ़ाने चाहिए था। आज बोलते हैं दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब हमारे डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है, ये एक सवाल है। अभी अदानी के जो है आप समझो हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो डूब गए हैं, लोगों के पैसे डूबे हैं। आज तक LIC घाटे में कभी नहीं गई थी। आज 18,000 करोड़ रुपए घाटे में 3 दिन के अंदर जो है 18,000 करोड़ रुपए लोगों के जो है जिन्होंने LIC पे विश्वास करके लगाए थे वो डूब गए हैं। वो कौन जवाब देगा, उस चीज़ की कोई बात नहीं कर रहा है। आगे आगे जो है मैं समझता हूँ झूठ बोल के लोगों को ठग के दूर के सपने दिखा के जो है लोगों के वाहवाही लूटने का काम भाजपा ने किया है। और फील्ड में लेकिन कोई मैं नहीं समझता कुछ प्रैक्टिकल वर्क करता है। हिमाचल प्रदेश में अमूमन बजट बढ़ाया है तो रोजगार आप कैसे बढ़ाएंगे? बजट कुछ ना कुछ इनको स्पेसिफिक देना चाहिए। स्मार्ट सिटी जैसे दी थी तो इसको रूरल एरियाज़ के लिए भी कोई ना कोई प्रावधान करना चाहिए। जो चीज़ देते हैं सिटीज़ के लिए देते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है पूरे देश में। ग्रामीण एरिया में जिस तरीके से कृषि स्टार्टअप को लेकर इस बार के बजट में एक स्पेशल सेक्शन रखा गया, आप इस इनिशिएट को किस तरीके से देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में अगर BBB मोड पे कृषि करने के लिए लोग आएंगे तो उन पर आपका क्या देखते हैं? देखिए PPP मोड पे मैं समझता हूँ कोई आने वाला है नहीं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो ये मैं जैसे कि बोला, ये गोलमोल करके बजट पेश किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए PM आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा। इन्होंने कहा जाएगा, ये नहीं कि गया है, ये जाएगा। मतलब वही बात है। अभी तक आप अगर आप फैक्ट देखेंगे तो एक पंचायत को तो एक ब्लॉक में जहाँ 50 पंचायतें होती हैं, 45 से 50 पंचायतें पर ब्लॉक होती है, उसमें 4-5 घर आते हैं सिर्फ गरीबों के लिए। तो गरीबों के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। केवल रेलवेज़ को प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कर देंगे, LIC को प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर दिया, PM ऑफिस को प्राइवेट करेंगे, ये देखने वाली बात है। रेलवेज़ का भी बताया मैंने। रेलवेज़ का इन्होंने अभी आज बोला है कि प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी दी जाएगी। तो हर चीज़ जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर जो जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए। डिजिटल खेती की भी बात हुई है, डिजिटल खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें क्या कहेंगे? देखिए डिजिटल देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो वेदर संबंधित हो। डिजिटलाइजेशन कैसे, डिजिटल से कोई चिप लगा के तो सब्जी होने वाली है नहीं, वो तो पौधी लगानी पड़ेगी तभी उगेगी। लेकिन हाँ, देश में जो है मैं समझता हूँ कि वेदर कंडीशंस के लिए डिजिटलाइज कर सकते हैं हम कि वेदर कंडीशंस कैसे होंगे। वाटर में अपने आप कैसे चलेगा पंप, वो डिजिटलाइजेशन हो सकती है। लेकिन वही बात है, स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया है। बजट पे बजट घोषणा करी जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में कहीं काम देखने को नहीं ओवरऑल इसके लिए स्पेसिफिक कोई बजट है। जैसे आपने रोपवेज बोला है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो रोपवेज हैं, चाहे वो हेलीपोर्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने सभी 12 जिलों में आदेश कर दिए हैं। और 6 जिलों में मैं आपको बोलना चाहूँगा ऑलरेडी जो है टूरिज्म के नाम ज़मीन हो चुकी है 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। अभी 1 महीने के अंदर सभी 12 जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेट कर रही है, पर सेंटर से इसका प्रावधान जो है वो होना चाहिए। सर आखिरी सवाल, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कह रही है कि भारत दर्शन योजना लेकर आ रही है, लेकिन आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है, एयरपोर्ट अभी तक बना नहीं है इंटरनेशनल लेवल का, तो उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी भी एक सवाल रहा है बागवानी में सेब को लेकर, उसका भी सेब वाले तो मैं जिला शिमला की अगर बात करूँगा तो शिमला के जो सेब उत्पादक हैं उन्होंने भाजपा सरकार को नकारा है, और नकारने के बाद ही 7 सीटें जो है हम लोग जीते हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ पे सब्सिडी ख़त्म कर दी। खाद जो है 3 गुना महंगी हो गई है, सेब की पेटियों पे GST लगा दिया है, वो महंगी हो चुकी हैं। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वो 3 गुना रेट हो चुके हैं। हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो चुकी है। पर आज की रेट में मैं समझता हूँ 80% 70% तो खर्चा ही हो रहा है जो वो जिनको वो रेट मिल रहे हैं 70%। तो 30% बचता है। अपनी लेबर तो वो लगाते ही नहीं है, जो पूरा परिवार काम करता है। अगर अपनी लेबर भी वो लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो जेब से ही पैसे दे रहे हैं। तो ये कोई लुभाने वादे जो हैं ये जनता के सामने
जो पेश किया है इसको नकारेगी जनता। So, एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ है जो पेपर भर्ती मामला था पुलिस भर्ती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग विभाग का जिम्मा संभाल रहे वरिष्ठ मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश के हाथ खाली रह गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ना तो उद्योग क्षेत्र को लेकर बात की गई और ना ही रेल लाइन के विस्तार को लेकर। माननीय केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट पार्लियामेंट में पेश किया है, मैंने वो सुना है। वो जो है बहुत निराशजनक बजट है। हिंदुस्तान की जनता बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए थे, क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट का भी चुनाव है कि भाई ये बहुत सारी कैटेगरीज़ को राहत प्रदान करेंगे, मगर उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर जो है पानी फिरा है। और विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे हॉर्टिकल्चर है चाहे एग्रीकल्चर है, उस क्षेत्र के लिए भी जो है इस बजट में कोई विशेष प्रावधान या कोई इंसेंटिव्स जो है या राहत नहीं दी गई है। थोड़ा सा हल्का सा इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो 5 लाख से जो है वो 7 लाख पे किया गया है। वो एक बहुत सीमित सेक्टर है, बहुत सीमित लोग हैं जिनको कि इसका लाभ होगा, बाकी औरों को तो नहीं होने वाला है। एज़ फार एज इंडस्ट्रीज इज़ कंसर्न्ड, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो इंडस्ट्रियल पैकेज जो है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है और जम्मू कश्मीर में अभी भी इनको इंसेंटिव्स हैं एज़ फार एज इंडस्ट्रीज़ कंसर्न, हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को जो इंडस्ट्रियल पैकेज मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और रेलवेज़ के बारे में भी जो है हमें उम्मीद थी कि भी रेलवेज़ की जो हमारी रेलवे लाइन है, चाहे बद्दी भरोटी वाला है, चाहे ऊना अम्बाली रोड वो है, और पौंटा यमुनानगर पौंटा वाली जो है नई रेलवे लाइन है के बारे में कुछ प्रावधान किया जाएगा, मगर उसमें बजट का प्रोविजन नहीं, हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। और एयर कनेक्टिविटी के लिए भी जो है वो कुछ नहीं किया गया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हेलीपोर्ट्स हिमाचल प्रदेश में बनाने के लिए जो है वो स्टार्ट किए हैं, उसमें भी कोई राहत नहीं दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो है ये केंद्रीय बजट जो है निराशाजनक है, और इसमें जो कुछ भी हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं है। केंद्रीय बजट आया उसमें हिमाचल प्रदेश की अनदेखी हुई है, चाहे टूरिज़्म सेक्टर है, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है। हम लोगों ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि भाई हिमाचल प्रदेश को राहत मिलेगी ऑन पैटर्न ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वो नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी से कुछ समय पहले बात की थी और बहुत सारे इश्यूज़ जो है प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखे थे, और हम उम्मीद कर रहे थे जिस तरह से मोदी जी का हिमाचल प्रदेश दूसरा घर है, हमें उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश को कोई स्पेशल जो है दिया जाएगा, मगर उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। सर, स्टील फैक्ट्री में बात कल मीटिंग हुई थी, वो मुख्यमंत्री नहीं पाई। आज क्या मीटिंग होगी, कोई हल निकलने की उम्मीद की जा रही है? नहीं, मुख्यमंत्री जी क्योंकि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्नोफॉल होने की वजह से मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश नहीं आ पाए हैं, तो वो जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी तो 3 दिन तो MLA प्राथमिकता की मीटिंग है, आज 1, 2, 3 को, तो 3 के बाद जो है जो भी उचित समय मुख्यमंत्री जी देंगे उसके बाद वो मीटिंग होगी। सर, ट्रक ऑपरेटरों ने चक्का जाम को लेकर के भी कहा है कि 4 तारीख को चक्का जाम करेंगे, और राकेश टिकैत उनको भी जो है बुलावा भेजा गया है। 10 के आसपास जो है महापंचायत भी होनी है। क्या लग रहा है सर 11 तारीख को, क्या लगता है सर तब से उससे पहले मामला सुलझ जाएगा कि ऐसा ना बड़ा विवाद हो जाए? नहीं, देखो ऐसा ना, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार तो प्रयास कर रही है, और इस सारे एपिसोड में लॉस तो तीनों पार्टीज़ को हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर को भी हो रहा है लॉस, फैक्ट्री ओनर को भी लॉस हो रहा है, सरकार को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं। कल बरमाना ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लोग भी मेरे पास भी आए, मैंने तो उनको भी आश्वासन दिया है कि हम हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर के साथ हैं, और जो भी फैक्ट्री ओनर के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। निश्चित रूप से हम तो अपने स्थानीय लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, मगर एक बात ये भी है कि भाई अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है जिसमें दोनों पार्टीज़ की सहमति हो और फैक्ट्री दोबारा से चल जाए और ये रोज़गार के साधन जो हैं ट्रक ऑपरेटर्स के भी खुल जाए, तो हमने कोशिश की है, प्रयास किया है। अब मैंने इनको कहा है कि भाई एक बीच का रास्ता अपना करके अगर थोड़ा सभी लोग अपने जो स्टैंड है उससे ईज आउट हो जाएं। मुझे कल विधानसभा में
आदरणीय जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता मिले, मुझे राकेश जम्वाल जी भी मिले। मैंने उनके समक्ष भी हमने अपनी जो बात है हिमाचल की सरकार की जो समस्या है या जो हम जो कदम उठा रहे हैं, मैंने उनको भी अवगत कराया है और मैंने कहा है कि भाई आप भी हमें सलाह दो या आप भी प्रयास करें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास हैं, अदानी को थोड़ा वो अपने स्टैंड से ईज आउट कर जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ताकि प्लांट चल पड़े। नेता विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। देखो पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो पॉलिटिकल लोग देंगे ही, देखो, मगर प्रश्न ये है कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं। जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो कोई किसी पार्टी विशेष के थोड़ी हैं, वो तो हम सबके लोग हैं। उनके हितों की रक्षा करना जहाँ सरकार की जिम्मेवारी है वहाँ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। अब मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आप रास्ता तो बताएं ना, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू, वी आर रेडी टू डू इट। मगर अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब हम तो नोटिफाई कर दे रेट्स, मगर वो नोटिफाई करने के बाद अगर दोनों पार्टी भी ना माने तो फिर व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट गेन्ड। थोड़ा थोड़ा तो आपस में करना तो पड़ेगा ना, इश्यूज़ को रिजॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो आपको लगता है सर ये राजनीतिक रंग जिसको दिया जा रहा है? नहीं, देखो मुझे नहीं लगता। देखो पॉलिटिकल लोगों के पॉलिटिकल स्टेटमेंट समय समय पे देते हैं। जब मीडिया वाले आप पूछेंगे तो वो दोष तो सारे का सारा जो हिमाचल प्रदेश में अगर गलत हो रहा है उसकी विपक्ष तो सारा दोष जो है सरकार पे डालेगा। अब सरकार कांग्रेस की है तो हम भी पहले ऐसा काम करते थे, मगर अब ये तो जिम्मेवारी जो है जो सरकार है उसके सामने कितनी कठिनाई है। मैंने तो कल भाषण में भी कहा, जयराम जी ने 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, उनको पता है कितनी कठिनाई है, कितनी दिक्कतें होती हैं। तो आज हम भी फेस कर रहे हैं। तो अब ये तो हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और हम ईमानदारी से कर रहे हैं। सर पुलिस भर्ती